वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स 365। आज ट्यूसडे है, तो आज बैंकिंग एंड फाइनेंस के जो करंट अफेयर्स हैं और उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट्स हैं उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे पहले ही आपको पता होगा, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को जनरल करंट अफेयर्स आएंगे जो रेलिवेंट होते हैं ऑल टाइप्स ऑफ एग्जाम्स के लिए। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को फोकस किया जाएगा बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के भी इसमें टॉपिक्स होंगे। इसमें मेन मकसद ये है कि इसमें जो बैंकिंग रिलेटेड या फाइनेंस के रिलेटेड जो कंसेप्ट है ना, उसको भी आपको क्लियर किया जाए। तो क्योंकि आज ट्यूसडे है, 11 नवंबर है, तो आज का जो वीडियो है वो बैंकिंग एंड फाइनेंस के करंट अफेयर्स और उसके कंसेप्ट पे बेस्ड होगा। इस वीडियो में जो न्यूज़ कवर किया गया है वो है आपका न्यू दिल्ली में आपका हो रहा है कोऑपरेटिव कुंभ 2025 या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सेक्टर। कह सकते हो ये एक जनरल करंट अफेयर्स है, लेकिन आप देखोगे इसमें बहुत सारा बैंकिंग एंड फाइनेंस के कंसेप्ट हैं। इसमें हम लोग बेसिकली जानने की कोशिश करेंगे कोऑपरेटिव्स होते क्या हैं, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं और भारत में उसका रेगुलेशन करता कौन है। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इसने प्रपोज किया है भारत सरकार को, आप भी एक सॉवरेन वेल्थ फंड बनाओ, जिसका नाम उसने सजेस्ट किया है इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड डेवलपमेंट फंड। इसमें देखेंगे सॉवरेन वेल्थ फंड क्या होता है और ब्लेंडेड फाइनेंस क्या होता है। भारत में जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनके अंदर जो एसेट्स हैं जिसको वो मैनेज करते हैं वो 70.9 लाख क्रॉस कर चुका है, लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है, यानी कि 71 लाख करोड़ एसेट्स इनके हाथ में है। हम लोग इसके बारे में जानेंगे। फिर 25-26 जो शुगर का मार्केटिंग सीजन होता है सितंबर से लेकर अगले साल अक्टूबर से लेकर अगले साल सितंबर तक, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 15 लाख टन शुगर के एक्सपोर्ट को मंजूरी दे दी है। भारत में एक्सपोर्टर्स को बहुत सारे टैक्स के इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, उसमें से दो स्कीम है RODTEP, ROSCTL। इसके रेट्स को रिव्यू करने के लिए नीरज गुप्ता कमेटी सेटअप किया है अंडर बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो फिर RODTEP क्या होता है, ROSCT क्या होता है, ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। जानते हो आप, डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली अनाउंस किया था कि जो रशियन के टॉप 2 कंपनी है, ऑयल कंपनी रॉसनेफ्ट और लुक ऑयल, उस पर सैंक्शन लगाएगा और वो 21 नवंबर से लागू होगा। भारत एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है रशियन ऑयल का आफ्टर चाइना। तो भारत की पहली कंपनी जिसने कह दिया है कि वो अब रशियन ऑयल नहीं खरीदेगा वो है HPCL मित्तल एनर्जी लिमिटेड, HMEL लिमिटेड। और फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है जिसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। पहले सिंपल फॉर्म से, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सेक्टर, जिसका नाम रखा गया है कोऑपरेटिव कुंभ 2025, ये कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में 10 और 11 नवंबर को, यानी कि आज ये ख़त्म हो जाएगा। इसका ऑर्गेनाइज़र कौन है? NAFCUB, ये सब फुल फॉर्म के लिए होगा नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज़ लिमिटेड। ठीक है, ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स। इसका मतलब ये कॉन्फ्रेंस एक तरह से मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स ने ही किया है। फिर इस कॉन्फ्रेंस का थीम क्या है? डिजिटलाइजिंग ड्रीम्स, एम्पावरिंग कम्युनिटीज़। और इसको एड्रेस किया था अमित शाह ने। अमित शाह कौन है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन मोदी गवर्नमेंट के समय शुरू किया गया है और इसके फर्स्ट जो मिनिस्टर हैं भारत में वो अमित शाह हैं। अमित शाह ने अपने भाषण में उन्होंने कहा उनकी मिनिस्ट्री के 4 गोल हैं, ये इम्पोर्टेंट है। पहला गोल क्या है? डेवलपमेंट ऑफ जनरेशन शाहकार। शाहकार मतलब कोऑपरेटिव होता है ना, हिंदी में सहकारी बोलते हैं इसको, संस्था, सहकारी संस्था। तो इंग्लिश में इसको हिंदी में बोल रहा है सरकार जनरेशन सहकार। इसमें ये होगा कि जो यंग जनरेशन है उनको शामिल करना है कोऑपरेटिव मूवमेंट में। ठीक है, तो फिर ये कैसे शामिल होंगे? भारत सरकार ने भारत में पहला कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी सेटअप किया है। इस यूनिवर्सिटी का नाम है त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी। ये पहले था इरमा। इरमा जो है ना वो है इंटीग्रेटेड रूरल मैनेजमेंट
आनंद। ठीक है, आनंद एक जगह है गुजरात में, ठीक है, जहाँ पे आप कह सकते हो वहाँ के किसानों को इकट्ठा किया गया। वर्गीस कुरियन का नाम सुना होगा, जिनको भारत में मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं या फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन भी कहते हैं। वहाँ पे किसानों को इकट्ठा किया गया और बनाया गया उनका एक कोऑपरेटिव, उसका नाम था आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ठीक है, आनंद मिल्क यूनिटेड लिमिटेड, AMUL, अमूल, अमूल का नाम सुना होगा। ठीक है, तो फिर कोऑपरेटिव सेक्टर्स में मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स के लिए इरमा सेटअप किया गया था। इरमा को ही नाम चेंज करके उसको एक फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी बना दिया गया है। इसका नाम है त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी। ये भारत का पहला कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी है। ठीक है, दूसरा, अमित शाह ने कहा कि जो भारत में जितने सारे कोऑपरेटिव्स हैं उनको तैयार किया जाएगा ताकि वो फ्यूचर चैलेंज को झेल सकें। सबसे इम्पोर्टेंट देखो थर्ड वाला है, establishing one urban cooperative bank in every city with a population of more than 2 lakhs within 5 years। सबसे इम्पोर्टेंट देखो यही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है कि वो जो शहर जिसकी आबादी 2 lakhs या उससे ज़्यादा है उसके हर शहर में कम से कम एक कोऑपरेटिव बैंक होगा, और ये टारगेट पूरा करना है विद इन द नेक्स्ट 5 years। और फिर अर्बन कोऑपरेटिव्स वो फोकस करेगी किस पे, यंग एंटरप्रेन्योर्स पे, सेल्फ हेल्प ग्रुप से एंड वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये 4 गोल हैं मिनिस्ट्री के। देखो एग्जाम्स में पूछेगा, अमित शाह ने भाषण दिया, ठीक है, कोऑपरेटिव कुंभ में, उन्होंने कहा मिनिस्ट्री के 4 गोल हैं, इसमें से कौन से गोल हैं कौन से गोल नहीं हैं, इसलिए सिंपल याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग कंसेप्ट क्लियर करते हैं कोऑपरेटिव्स के बारे में। जैसे आपने सुना होगा भारत में बहुत तरह के बैंक्स हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं, SBI हो गया, PNB हो गया, HDFC हो गया, या फिर फॉरेन बैंक में सिटी बैंक वगैरह होता है। फिर एक रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, फिर पेमेंट बैंक होते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं, लोकल एरिया बैंक होता है। भारत में 1-2 ही लोकल एरिया बैंक है आपका। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजिंग होता है ना, जब हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स में बहुत थोड़ा सा मिक्स टाइप का है, इसमें कन्फ्यूज़न बहुत होता है, इसलिए कोशिश करते हैं इसको समझने का। देखो, जब भी हम लोग कोऑपरेटिव कहते हैं ना, तो एक होता है सिंपल सा कोऑपरेटिव, फिर एक होता है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़, और एक होता है कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, जो कोऑपरेटिव है पहले ये स्टेट लिस्ट में था, बाद में इसको डाल दिया गया कॉन्करेंट लिस्ट में। इसका मतलब कोऑपरेटिव पे स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकता है और इस पे कानून बना सकता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ और कोऑपरेटिव बैंक्स में बहुत अंतर होता है। एक एक करके समझते हैं, तो फिर इसके बाद किसी भी एग्जाम्स में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, अगर आप गांव में रहते हो तो सब सोसाइटी बोलते हैं, एक्चुअली उसका नाम होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, सहकारी समितियाँ। जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होते हैं वो सारे रजिस्टर्ड होते हैं अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। ये ब्रिटिश टाइम में आपका कानून बना था। वो डिफाइन करता है जो सोसाइटी होती है वो बेसिकली एक वॉलंटरी एसोसिएशन है लाइक माइंडेड पीपल का, जो इकट्ठे हुए हैं किसी एक नीड को पूरा करने के लिए। ये नीड क्या हो सकता है, फाइनेंशियल, ये नीड हो सकता है कल्चरल, ये नीड हो सकता है डेवलपमेंटल। ठीक है, जैसे आप देखिएगा बहुत सारा मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होते हैं। ठीक है, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशंस, ये या फिर ये मार्केटिंग के लिए बनाया गया है। फार्मर्स के कोऑपरेटिव होते हैं, जैसे पिछले वाली वीडियो में देखा था ना, वर्ल्ड के टॉप 2 कोऑपरेटिव्स हैं, पहला था अमूल और दूसरा था आपका इफ्को। अमूल का मालिक है गुजरात मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन, GMCF। वो एक बेसिकली मार्केटिंग कोऑपरेटिव है, वो मार्केटिंग करता है डेयरी प्रोडक्ट्स का। इफ्को बेसिकली फर्टिलाइज़र का है, वो फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है। अगर आप शहर में रहते हो तो आप देखिएगा ग्रुप कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग नीड के लिए कुछ लोग इकट्ठे होते हैं और एक वॉलंटियर एसोसिएशन है, इसका मतलब आप आओ आप जाओ, इसमें से बाहर हो सकते हो। उसको जनरल कहते हैं सोसाइटी या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बोलते हैं। फिर देखो, एक होता है जिसको कहा जाता है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़।
कोऑपरेटिव सोसाइटीज, क्रेडिट सोसाइटीज का मतलब, क्रेडिट का मतलब सिंपल सा फंडा है लोन, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज के मेंबर होते हैं वो मोबिलाइज करते हैं अपने सेविंग्स को, वो अपना पैसा इकट्ठा करते हैं, और फिर अगर इसी में से किसी मेंबर को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो फिर इसमें से वो पैसे लेते हैं। उनके लिए मामूली इंटरेस्ट रेट्स होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, बाहर से पैसा लेंगे तो बहुत ज़्यादा हमें पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट्स, तो आपस में पैसे इकट्ठे कर लो, फिर जिसमें जब किसी को ज़रूरत होगी वो उसमें से पैसे निकाल लेगा और फिर वो टाइम से उसको रिटर्न कर देगा। इसमें इंटरेस्ट रेट्स बहुत ही कम होता है, उसको कहते हैं कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़। थर्ड स्टेज जो होता है ना, अगर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ वो बैंक बनना चाहते हैं तो फिर वो क्या करेंगे, वो बैंक बन सकते हैं, तो फिर उनका नाम चेंज होकर हो जाएगा कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो कोऑपरेटिव बैंक्स बनेंगे तो फिर बैंकिंग लाइसेंस के लिए उनको आरबीआई से परमिशन लेना पड़ता है। आप जानते हो बैंक्स को रेगुलेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में, और इसके लिए जो मेन उसके पास लॉ है वो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, BRA एक्ट 1949। तो फिर अगर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ बैंक के रूप में काम करना चाहते हैं तो फिर उनको आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ता है और वो बैंक बन गए। बैंकिंग कंपनीज भारत में कौन होती है, जो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और पब्लिक को लोन देता है, जैसे आम बैंक हो गया, जैसे आपका SBI की तरह ही वो काम करेगा। लेकिन SBI और कोऑपरेटिव बैंक्स में क्या फ़र्क है, SBI है कमर्शियल बैंक्स, उसका मेन मकसद है पैसा कमाना। कोऑपरेटिव भले बैंक्स बन जाए लेकिन उसका मेन मकसद पैसा कमाना नहीं होता, वो अपने मेंबर्स को हेल्प करने के लिए काम करता है, ठीक है। तो ये होता है कोऑपरेटिव्स, जनरल टर्म हो गया, कोई भी बना सकता है। क्रेडिट सोसाइटीज़ का मतलब होता है मेंबर्स अपना पैसा इकट्ठा करते हैं, बाहर वालों का पैसा नहीं लेते हैं और फिर बाहर वाले को पैसे नहीं देते, बस अपने मेंबर को ही लोन वगैरह देते हैं। वे चाहे तो बैंक बन सकते हैं, आरबीआई से लाइसेंस लो और एक नॉर्मल बैंक की तरह काम करो, ठीक है। लेकिन इनका मेन मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता। ये तो देखो 3 चीज़ हो गया। अब मेन फंडा आ गया रेगुलेशन का, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रॉम सिविल सर्विस टू RRB क्लर्क, वहाँ तक का एग्ज़ाम तक में आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको क्लियर कर लो। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जब ये पास हुआ था, आरबीआई के पास कोऑपरेटिव बैंक्स पे कोई पावर नहीं था, ठीक है। 1966 में आरबीआई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को अमेंड किया गया और उसमें ऐड किया गया, ठीक है, AACS। AACS होता है एप्लीकेबल टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है। तो 1966 के बाद बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत आरबीआई को भी कोऑपरेटिव बैंक्स का रेगुलेशन करने का अधिकार मिला। लेकिन याद रखना, जो कोऑपरेटिव बैंक्स है ना, वहाँ का जो रेगुलेशन होता है वो डुअल होता है। डुअल का मतलब दो, जैसे सिंपल फंडा है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स जैसे SBI, HDFC या फॉरेन बैंक हो गए, उसको रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई, और कोई नहीं। ग्रामीण बैंक RRB को रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई, और कोई नहीं, ठीक है। पेमेंट बैंक, ठीक है, पेमेंट बैंक जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक, IPPB हो गया, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसको रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई। स्मॉल फाइनेंस बैंक को रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई। सब जगह आंख बंद करके आरबीआई पे टिक मारना है। जैसे ही कोऑपरेटिव बैंक्स की बात आएगी, याद रखना यहाँ पे 2 आदमी हैं जो रेगुलेट करते हैं, ठीक है। डुअल वर्ड इसीलिए देखो यहाँ लिखा है। इसका रेगुलेटर होता है आरबीआई और इसका रेगुलेटर होता है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, ये 2 होते हैं, ठीक है। ये तो पहले से बता दिया आपको। ये पावर आरबीआई को कब मिला, 1966 के बाद से, ठीक है। ये याद रखना, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखो आरबीआई और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कैसे इसको रेगुलेट करता है। आरबीआई जो है ना, वो सिर्फ उसका बैंकिंग फंक्शन रेगुलेट करेगा, बैंकिंग लाइसेंस वगैरह उसको देगा, फिर CRR SLR वगैरह वगैरह जो होता है ना, ये सब उनको मानना पड़ता है जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, ठीक है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट क्या रेगुलेट करता है कोऑपरेटिव्स के बैंक्स के, इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट होता है, जैसे रजिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, रिक्रूटमेंट, राइट ऑफ्स आप सुनते हो ना, लोन माफ़ कर दिया, महाराष्ट्र में अभी सब डिमांड कर रहे हैं कि किसानों का लोन माफ़ कर दो, ये आरबीआई नहीं कर सकता।
ये सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकता, ये कौन कर सकता है? स्टेट गवर्नमेंट ही कर सकता है, राइट ऑफ कर सकता है। या फिर एक कोऑपरेटिव बैंक्स को दूसरे कोऑपरेटिव बैंक के साथ मर्ज करना, ये अल्टीमेटली क्या है? उसको उसका दरवाज़ा बंद कर देना, लिक्विडेट कर देना। ये पावर होता है एडमिनिस्ट्रेटिव, और ये सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के पास होगा। अब क्वेश्चन अराइज करता है, कौन सा कोऑपरेटिव बैंक है जो सेंटर के अंदर आएगा, और कौन सा कोऑपरेटिव बैंक है जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आएगा, जो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट को डील करेगा। एकदम सिंपल फंडा है। अगर कोई कोऑपरेटिव बैंक एक ही स्टेट में काम करना चाहता है, जैसे सपोज करो महाराष्ट्र में कोई कोऑपरेटिव बैंक बनता है जो कहता है कि सिर्फ हम महाराष्ट्र में ही काम करना चाहते हैं, तो उसका रजिस्ट्रेशन होगा अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र का जो स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होगा ना, महाराष्ट्र का स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये उसके साथ रजिस्ट्रेशन करेगा। अब क्योंकि इसने महाराष्ट्र स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के साथ इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो फिर इसका एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जो होगा वो रेगुलेट कौन करेगा? महाराष्ट्र गवर्नमेंट करेगा, और कोई नहीं करेगा। सेंटर इसमें नहीं आ सकता। ठीक है, तो जिस स्टेट में कोऑपरेटिव्स सिर्फ उसी स्टेट में काम करेंगे और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 के तहत रजिस्टर्ड हुए हैं, उनको रेगुलेट उसी स्टेट का गवर्नमेंट करेगा। लेकिन कुछ कोऑपरेटिव्स होते हैं जो कहता है कि हम दूसरे स्टेट्स में भी काम करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव। तो फिर इन कोऑपरेटिव्स को ना मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे ही आप मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के तहत रजिस्टर्ड होते हो, तो फिर आपको रेगुलेट कौन करेगा? सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जो आता है भारत सरकार के अंदर। तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के तहत जो रजिस्टर्ड हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आ गया, जो स्टेट में होगा वो किसके अंदर होगा? स्टेट के अंदर। ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव देखेंगे, लेकिन बैंकिंग फंक्शन स्टेट का हो या सेंटर का हो, बैंकिंग फंक्शन आरबीआई करेगा, इसीलिए इसको कहते हैं डुअल। ये सिर्फ कोऑपरेटिव्स में होता है। यहाँ तक ठीक है। अब क्योंकि प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में बात हो रही है, तो फिर थोड़ा सा उसको जान लो। देखो, कोऑपरेटिव बैंक दो तरह का होता है, मतलब कहाँ पे काम करेगा। एक होता है रूरल, तो जो गांव में काम करता है उसको बोलते हैं रूरल कोऑपरेटिव। जो शहर में काम करता है ना, शहर वाले को बोलते हैं अर्बन। ठीक है, हम लोग अभी फिलहाल रूरल नहीं कर रहे हैं, हम लोग अर्बन कर रहे हैं। तो जितने भी अर्बन प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, उसको रेगुलेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, और ये 1966 के बाद आया है ना इसके पास, वहीं पे इसका डेफिनेशन दिया गया है। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 कहता है कि भारत में प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कौन है। ये बेसिकली एक तरह के हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्योंकि शुरुआत तो कोऑपरेटिव सोसाइटी से ही होता है ना इनका, फिर बाद में कैरेक्टर चेंज होता है। तो ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है अदर देन प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, पैक्स बोलते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी पैक्स को छोड़कर ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो इन कंडीशंस को फॉलो करते हैं या इनके कंडीशंस को मीट करते हैं। तो ये कंडीशंस क्या हैं? पहला कंडीशन है, बैंक का जो पहला बिजनेस, जो प्राइमरी बिजनेस होगा, वो होगा बैंकिंग बिजनेस। लोगों से पैसे लो, लोगों को पैसे दो, और बैंकिंग बिजनेस जैसा डिफाइन किया गया है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत। दूसरा, जो प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होगा, उसका जो पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स होगा, वो कम से कम होना चाहिए 1 लाख रुपीज़। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। जैसे जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स है, जो प्राइवेट बैंक्स भारत में अब बन रहे हैं, उसके लिए जो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो है 1000 करोड़। इसलिए देखो, जना बैंक जो था ना, उसने जो किया था, स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसने कहा था ना कि हमें बनना है एक कमर्शियल बैंक्स। इसका मतलब जना फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका लाइसेंस उसने जिसको आरबीआई ने मना कर दिया है कि हम आपको यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस नहीं देंगे। ठीक है, तो यूनिवर्सल बैंक या शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, उसका जो पेड अप रिक्वायरमेंट होता है, कैपिटल रिक्वायरमेंट, वो होता है 1 लाख रुपीज़। तीसरा ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स होंगे, इनका जो बायलॉज होगा, ठीक है, इनका भी अपना एक तरह से समझो संविधान होता है। इनका जो बायलॉज होगा
वो उसके तहत किसी और कोऑपरेटिव सोसाइटी को इसका मेंबर नहीं बनाया जाएगा। तो 3 हो गए। आपको बैंकिंग का काम करना पड़ेगा जो डिफाइन किया गया है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में। आपका पेड अप कैपिटल और रिजर्व्स 1 लाख रुपए से कम नहीं होना चाहिए, और आप किसी दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को अपना मेंबर नहीं बनाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये 1 लाख रुपीज़ वाला याद रखिएगा। ये रिक्वायरमेंट होता है प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का। ठीक है, फिर एक और न्यूज़ ले लेते हैं। CIA proposes sovereign bank India strategic and development fund। फर्स्ट, CIA का फुल फॉर्म होता है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ये एक इंडस्ट्री का लॉबी ग्रुप है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे लॉबी करता है, दबाव डालता है कि आप ऐसा पॉलिसीज़ बनाओ जिससे कि हमारा जो मेंबर्स है ना उसको फ़ायदा हो। मेंबर्स कौन होते हैं? जो भारत के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप्स होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं। इसने प्रपोजल दिया है कि भारत सरकार को बनाना चाहिए इंडिया स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट फंड। वो कहता है ये एक सॉवरेन बैक्ड प्रोफेशनली मैनेज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होगा। काम क्या होगा? ये लॉन्ग टर्म कैपिटल को मोबिलाइज करेगा, जिससे भारत में इन्वेस्टमेंट करेगा ताकि हमारे देश की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, उत्पादन क्षमता है, वो बढ़े, और इंडिया से बाहर जो हमारे लिए क्रिटिकल इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है ना उसमें जाकर इन्वेस्ट करे। क्रिटिकल इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट अब्रॉड में देखो क्या आता है? ऑयल। भारत में ऑयल मिलता नहीं है, बहुत कम मिलता है, 80% से ज़्यादा हम लोग इंपोर्ट करते हैं। इसका कहने का मतलब हो गया बाहर जाओ, बाहर के दूसरे देशों में ऑयल रिजर्व्स में इन्वेस्टमेंट करो, वहाँ के ऑयल वेल्स को खरीदो, जैसे भारत ने किया है ना रशिया में, शाखालिन में। ऑयल रिजर्व्स को खरीदो, गोल्ड के माइंस में इन्वेस्टमेंट करो। आजकल सुनते हो क्रिटिकल एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, पेरू के साथ, चिली के साथ FTA कर रहा है ना भारत, क्योंकि उनके पास बहुत क्रिटिकल मिनरल्स है। तो ये कहता है कि वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट करो ताकि भारत एश्योर हो जाए कि इसको रेगुलर एक सप्लाई होता रहे। एक काम ये होगा, ठीक है। वो कहता है कि इट विल प्रोवाइड पेशेंट इक्विटी एंड ब्लेंडेड फाइनेंस टू कमर्शियली वाइबल प्रोजेक्ट। वो कहता है इस पैसे का यूज़ कहाँ पे किया जाएगा? पेशेंट इक्विटी। पेशेंट इक्विटी का मतलब होता है ना, जैसे लोग पैसा लगाते हैं शेयर मार्केट में, कंपनीज का शेयर खरीदते हैं, सोचते क्या है आज लगाओ, कल रात अगले दिन पैसा डबल हो जाए और हम पैसे लेके भाग जाएं। वो कहता है नहीं, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा, 10 ईयर्स 15 ईयर्स तक आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, और क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फंड है तो गवर्नमेंट इसको वेट कर सकता है। तो इस तरह का ये काम करेगा, और फिर ये ब्लेंडेड फाइनेंस प्रोवाइड करेगा टू कमर्शियली वाइबल प्रोजेक्ट्स। 2 वर्ड आ गया यहाँ पे, सॉवरेन बैक्ड और ब्लेंडेड फाइनेंस। इस कंसेप्ट को पहले क्लियर करते हैं। देखो सॉवरेन वेल्थ फंड क्या होता है, पहले ना ये वर्ड समझ लो, तब बहुत आसान हो जाएगा समझना। सॉवरेन, सॉवरेन ये पॉलिटिकल साइंस का वर्ड है, लैटिन वर्ड सुप्रेनस से लिया गया है। सॉवरेन का मतलब होता है सुप्रीम, सुप्रीम पावर। जैसे पहले सुप्रीम पावर राजा महाराजाओं के पास होता था, जो वो कहते थे वही कानून होता था। ठीक है, मॉडर्न टाइम में तो राजा महाराजा चले गए, तो सुप्रीम पावर किसके पास है? कंट्री के पास, इंडिया। भारत में क्या होगा, भारत के बाहर भारत की सरकार की पॉलिसी क्या होगी, ये डिसाइड कौन करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगा, क्योंकि इसके पास सुप्रीम पावर है। लेकिन देखो 15 अगस्त 1947 से पहले भारत के पास ये अधिकार नहीं था। भारत के अंदर पॉलिसी क्या होगा, इंडिया से बाहर पॉलिसी क्या होगा, ये भारत डिसाइड नहीं करता था, ये डिसाइड करता था ब्रिटेन, क्योंकि हम लोग गुलाम थे। इसका मतलब अगर कोई देश गुलाम है उसके पास सॉवरेंटी नहीं होती। जैसे इसराइल पैलेस्टाइन का आप सुनते हो, पैलेस्टीन पे कब्जा कर रखा है इसराइल ने, पैलेस्टीन एक सॉवरेन नहीं है। जिस दिन एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन कंट्री बन जाएगा तो पैलेस्टीन भी सॉवरेन हो जाएगा। तो इंडिपेंडेंट कंट्री को कहते हैं सॉवरेन। सिंपल फंडा है वेल्थ फंड। देखो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है, बहुत सारे देश ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, रिजर्व्स होता है। जैसे नॉर्वे है, नॉर्वे एक बहुत बड़ा ऑयल का एक्सपोर्टर है। नॉर्वे वाले बहुत समझदार हैं, तो ऑयल से जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू उनको आता है उन्होंने इकट्ठा किया है और उसका एक फंड बना दिया है। ठीक है, ये क्या करते हैं, या अबू धाबी, UAE में है ना अबू धाबी, अबू धाबी में तेल मिलता है,
वो वहाँ के रूलर समझदार हैं कि उन जानते हैं कि ये तेल हमेशा नहीं रहेगा, तो वो पैसे को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं और फिर इस पैसे को ना दूसरे देश में जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं। इससे क्या होगा, इससे उनके देश का वेल्थ ग्रो करेगा। ठीक है, ये लोग समझदार हैं। बहुत सारे कंट्री हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, तो फिर वो क्या करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का कुछ पार्ट निकाल लेते हैं, इसको फिर उसको कहीं और इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है ना, उसमें किया जाता है, उस तरह से इन्वेस्ट करते हैं ताकि भविष्य में वेल्थ क्या होगा, ग्रो करेगा। इस तरह के फंड को कहते हैं सॉवरेन वेल्थ फंड। ठीक है, अब इसको मैनेज कौन करेगा, इसको मैनेज करता है एक कंपनी। गवर्नमेंट ने एक कंपनी बना दी, वो उसको मैनेज करेगा, या फिर इसको मैनेज करता है कंट्री का सेंट्रल बैंक। कंट्री के सेंट्रल बैंक को नॉर्मली ज़्यादा काम नहीं दिया जाता। ठीक है, अधिकतर देखोगे ना नॉर्वे वाले का या अबू धाबी वाले का, ये अधिकतर ना कंपनी जो होती है ना वो इसको मैनेज करती है, लेकिन ध्यान रखना ये सारे पैसे जो होते हैं वो गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, इस तरह के फंड को कहते हैं सॉवरेन वेल्थ फंड। सॉवरेन वेल्थ फंड नया कंसेप्ट नहीं है, ये बहुत पुराना है। चिदम्बरम जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तभी एक प्रपोजल आया था कि भारत के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, ठीक है, उसको कहीं पे इन्वेस्ट किया जाए स्टॉक मार्केट वगैरह में, ताकि फंड ग्रो करे। अभी तक तो देखो हुआ नहीं है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर रखना। इसी को कहते हैं सॉवरेन वेल्थ फंड। भारत में जितने सारे सॉवरेन वेल्थ फंड हैं जिन्होंने भारत में इन्वेस्टमेंट किया है, उसको एफपीआई बोला जाता है। वो एफपीआई के अंदर आते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर आते हैं, और ये सारे रजिस्टर्ड होते हैं किसके साथ, सेबी के साथ होते हैं। ठीक है, भारत में ये सेबी, क्योंकि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ना, इसलिए सेबी के अंदर आते हैं, और इनको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत एक इन्वेस्टर का कैटेगरी में रखा गया है। दूसरा देखो होता है ब्लेंडेड फाइनेंस। ब्लेंडेड फाइनेंस क्या होता है, ये एक फंडिंग अप्रोच है दैट कंबाइंस कंसेशनल कैपिटल फ्रॉम पब्लिक और फिलैंथ्रोपिक सोर्सेज विद कमर्शियल कैपिटल फ्रॉम प्राइवेट इन्वेस्टर्स एंड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू मेक प्रोजेक्ट फाइनेंशियली वाइबल एंड अट्रैक्टिव। सिंपल सा फंडा क्या है, कोई भी अगर आप प्रोजेक्ट बनाते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, रोड बनाना है, पावर प्लांट्स बनाना है, आप जानते हो यहाँ पे रोड बनाना ज़रूरी है। ठीक है, ताकि इस एरिया का डेवलपमेंट भी होगा। लेकिन फ़िलहाल आपको लगता है बहुत गरीब एरिया है, सुनसान एरिया है, ट्राइबल एरिया है, यहाँ पे कौन आएगा, क्योंकि अगर हम रोड बना भी देंगे ना, प्राइवेट वाले कहते हैं हम रोड बना भी देंगे ना, तो इसको यूज़ करने वाले बहुत कम लोग हो गए, टोल नहीं के बराबर आएगा, हमें लॉस ही लॉस होगा। लेकिन वो रोड उस एरिया के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो फिर यहाँ पे क्या किया जाता है, प्राइवेट सेक्टर्स को इंसेंटिव दिया जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा उनको कहा जाता है ना, आप बनाओ, रोड को बनाओ, हम आपको टैक्स में कंसेशन देंगे। एक तो देखो ये हो सकता है, लेकिन कंसेशन के अलावा उनको पैसा भी तो चाहिए, सस्ता पैसा चाहिए, क्योंकि इसमें अभी पैसे नहीं आएंगे, बहुत दिनों के बाद आएंगे। तो फिर ये सस्ता पैसा कहाँ से आएगा, उसी में आ जाता है ब्लेंडेड फाइनेंस। उस प्राइवेट डेवलपर को कहा जाएगा कुछ पैसे उधार ले लो बैंक वगैरह से, कमर्शियल रेट्स पे होंगे, मार्केट के रेट पे देंगे। ठीक है, प्राइवेट इन्वेस्टर दे देंगे, बैंक्स वगैरह आपको दे देंगे, और कुछ पैसे जो है ना आपको पब्लिक से मिल जाएगा। पब्लिक मतलब सरकार बहुत ही कम रेट पे आपको अवेलेबल करवा देगा। या फिर फिलैंथ्रोपिक सोर्सेज। फिलैंथ्रोपिक सोर्सेज का मतलब क्या होता है, आप सुनते हो बहुत सारे अमीर लोग होते हैं, जैसे बिल गेट्स, उसने एक फाउंडेशन बना रखा है, वो पैसे को दान में देता है। भारत में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन है, शिव नादर हैं, ये लोग दान करते हैं, उसको बोलते हैं इंग्लिश में फिलैंथ्रोपिक। तो फिर वो प्रोजेक्ट जिसको फाइनेंस किया जाता है, पैसे जहाँ पे लाए जाते हैं प्राइवेट सेक्टर से कमर्शियल रेट्स पे, प्लस पब्लिक या फिलैंथ्रोपिक सोर्सेज है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही कम होता है, इस तरह के फाइनेंस को कहते हैं ब्लेंडेड। ब्लेंड कर दिया ना, मार्केट रेट प्लस एक बहुत ही कम रेट फ्रॉम पब्लिक और फिलैंथ्रोपिक सोर्सेज, इसी को कहते हैं SWF एंड ब्लेंडेड फाइनेंस। एक न्यूज़ आया था, भारत में जो म्यूचुअल फंड है उनके अंदर जो एसेट्स हैं वो लगभग आपका 71 लाख करोड़ क्रॉस कर गए हैं अक्टूबर में। ठीक है, रिपोर्ट क्या कहता है, 2023 में जो म्यूचुअल फंड भारत में थे उनके अंदर जो एसेट्स था वो मैनेज कर रहे थे 39.3 लाख करोड़।
और 2 साल में लगभग ये डबल होके आपका हो गया है 70.9 लाख करोड़। ठीक है, इसका मतलब एक ये है कि भारत में लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, कैपिटल मार्केट में। इसका मतलब भारत में लोगों के पास पैसा है तभी तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा ये कहा गया है जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, है ना, उनका जो अकाउंट है म्यूचुअल फंड में वो 25.2 करोड़ हो गया है एज कम्पेयर टू 15.7 करोड़। इसका मतलब जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं वो अब ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो थ्रू कर रहे हैं म्यूचुअल फंड। न्यूज़ में ये भी कहा गया था कि जो इंडिया के टॉप 5 सिटीज़ हैं जहाँ पे नॉर्मली म्यूचुअल फंड में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, 4 मेट्रो हो गए, दिल्ली मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और पुणे। ये जो है ना, यहाँ से जो टोटल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हुआ है उसका शेयर में कमी आई है। पहले इनका शेयर हुआ करता था 73% 2016 में, जो 2025 में घट के कितना हो गया 53%। इसका मतलब ये है कि ये जो 5 बड़े शहर है, इसके अलावा अब छोटे छोटे शहर में भी लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, मंथली SIP, ठीक है, वो 29,361 करोड़ था इन सितंबर 2025, जो कि इसी साल सितंबर 2024 में 24,509 करोड़ था। 20% का जंप हुआ है। ठीक है, और फिर जो इक्विटी है ना, यानी कि जो म्यूचुअल फंड है, जो स्कीम कहता है कि हम मैक्सिमम पैसा इन्वेस्ट करेंगे शेयर मार्केट में, उसमें जो टोटल एसेट्स है वो आपका बढ़कर हो गया है 50.9 लाख। इसका मतलब लोग शेयर को, मार्केट को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं एज कम्पेयर टू डेट। डेट का मतलब डिबेंचर्स या बॉन्ड्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, वो शेयर मार्केट में कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया का शेयर मार्केट बूम कर रहा है। इसमें जो काम का चीज़ है ना वो है SIP। SIP होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब क्या होता है, जैसे म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, तो आप है एक लमसम अमाउंट उसको दे दो, उसमें इन्वेस्ट कर दो। फिर म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर होगा, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वो बेसिकली क्या करता है, ये इसको है ना, जो म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर होगा वो उसको इन्वेस्ट करेगा। शेयर मार्केट का क्या है, कभी बढ़ा कभी गिरा। लॉन्ग टर्म में शेयर मार्केट एक पॉजिटिव रिजल्ट देता है, सब जानते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में ना वॉलेटिलिटी बहुत होता है, कभी ऊपर गया कभी नीचे गया, कोई नहीं जानता कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा। इसीलिए आम लोगों को कहा जाता है ना, आप थोड़ा थोड़ा पैसा रेगुलरली अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते रहो। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर शेयर मार्केट बूम करेगा या शेयर मार्केट नीचे आएगा, दोनों एवरेज आउट हो जाएगा आपके लिए, और आपका पैसा धीरे धीरे ग्रो करता रहेगा। इसी को कहा जाता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP कहा जाता है, मंथली SIP। ठीक है, अधिकतर आपको फुल फॉर्म पूछेंगे SIP का फुल फॉर्म क्या होता है, फिर SIP को कहाँ पे यूज़ किया जाता है। पहला म्यूचुअल फंड से एसोसिएटेड होता है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा SIP किससे एसोसिएटेड है, ये म्यूचुअल फंड से एसोसिएटेड है, या सिंपल होगा तो फुल फॉर्म पूछ लेगा। ये दो चीज़ आपको एवरग्रीन है। डेटा देखो चेंज होता रहेगा, लेकिन ये दो चीज़ एवरग्रीन है, कभी भी आ सकता है, हमेशा याद रखना है इसको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 15 लाख टन शुगर के एक्सपोर्ट को मंजूरी दी है फॉर द 25-26 मार्केटिंग ईयर। याद रखना, शुगर का जो मार्केटिंग ईयर होता है वो होता है अक्टूबर टू सितंबर, ये होता है इसका मार्केटिंग ईयर। ठीक है, गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस किया है कि जो मोलासिस पे 50% का जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता था उसको भी गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया। इसका मतलब गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है इस बार बम्पर शुगर केन का प्रोडक्शन होगा। बम्पर शुगर केन का प्रोडक्शन होने का मतलब है ज़्यादा चीनी बनेगा, मोलासिस बनेंगे, इससे मार्केट में इनका प्राइस डाउन होगा। तो फिर इससे नुकसान किसको होगा, फार्मर्स को होगा और चीनी मिल को होगा। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, सरप्लस प्रोडक्शन को ध्यान में रखते हुए उसने इसके एक्सपोर्ट को मंजूरी दे दी है। इसमें पूछेगा आपको ना कितना लाख टन एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो वो तो याद रहेगा 15 लाख टन।
24-25 में गवर्नमेंट ने 10 लाख टन ऑफ शुगर के एक्सपोर्ट को मंजूरी दी थी, लेकिन टोटल एक्सपोर्ट कितना हुआ था? 8 लाख टन ही हुए थे। भारत सरकार ने 23-24 में शुगर के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया था। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन थोड़ा कम हुआ था और इससे लग रहा था भारत सरकार को भारत में चीनी का दाम बढ़ेगा, कंज्यूमर्स को नुकसान होगा, इसलिए एक्सपोर्ट को बैन कर दिया था, जो फिर बाद में जनवरी में उसने उठा लिया। याद ये रखिएगा, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ शुगर जो है ना, वो ब्राज़ील है। भारत सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर है। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा शुगर का प्रोडक्शन कौन करता है? ब्राज़ील। और इंडिया का नंबर भारत वर्ल्ड में क्या है? सेकंड। ये न्यूज़ थोड़ा पुराना है ना, लेकिन ये मिस हो गया था इसलिए इसको शामिल कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया है नीरज कुमार गुप्ता कमेटी, जो रिव्यू करेगा रेट्स अंडर RODTEP एंड ROSCTL। तो पहले फुल फॉर्म RODTEP, remission of duties and taxes on exported products. ROSCTL, rebate of state and central taxes and levies। इसमें देखो ध्यान क्या रखना है, फुल फॉर्म क्यों बोलते हैं। वो RODTEP दे देगा, बोलेगा इसमें D का मतलब क्या होता है, T का मतलब क्या होता है, E का मतलब क्या होता है। ROSCTL दे देगा, S का मतलब क्या, C का मतलब क्या। इसीलिए याद रखना भाई, फुल फॉर्म आपको हमेशा पहले बोलते हैं, इसको याद करो। इसको हेड कौन करेगा? नीरज गुप्ता। तो कमेटी का क्वेश्चन सिंपल रहता है, ये जो कमेटी बना है इसका हेड कौन है? नीरज कुमार गुप्ता। इनका काम क्या रहेगा? इनका काम ये रहेगा, ये जो दोनों स्कीम है ना, RODTEP और ROSCTL, ये बेसिकली एक्सपोर्ट प्रमोशन का एक टैक्स इंसेंटिव स्कीम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना टैक्स को रीइंबर्स करता है एक्सपोर्टर्स के लिए, और इसका एक फॉर्मूला होता है, उसके हिसाब से आपको टैक्स रीइंबर्सन मिलेगा। अभी जो रीइंबर्स किया जा रहा है एक्सपोर्टर्स को, जो टैक्स का फॉर्मूला है वो 2021 का है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहता है एक नया जो है ना, इस पूरे सिस्टम को ये रिव्यू करे, और अगर कोई चेंज वेंज करना है तो फिर वो चेंज सजेस्ट करे, ताकि जो रिबेट है वो उसको बढ़ाया या घटाया जा सके। घटाएगा तो नहीं, बढ़ाएगा ही, क्योंकि आप जानते हो जब से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पे 50% का टैरिफ लगा दिया है बहुत सारे सामान पे, हमारे एक्सपोर्ट्स में प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये एक तरह का एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम्स है हमारे देश के एक्सपोर्टर्स के लिए, जिसके लिए ये कमेटी सेटअप की गई है। वो डिसाइड करेगा टैक्स का जो रिबेट है वो कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फॉर्मूला वगैरह क्या होना चाहिए। अब जान लेते हैं RODTEP स्कीम क्या है। फुल फॉर्म तो ठीक है। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था 1 जनवरी 2021 को, और इसने रिलीज किया था मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम, MEI स्कीम को। ये स्कीम जो है इसको एक्सटेंड कर दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 31 मार्च 2026 को। ठीक है, लेकिन आप देखना, ये नीरज गुप्ता कमेटी जब रिपोर्ट देगा, जिसको कहा गया है कि 31 मार्च 2026 तक अपना रिपोर्ट दे दो, आप देखना नेक्स्ट ईयर जब आपका बजट आएगा तो इस स्कीम को या तो मॉडिफाई किया गया या फिर एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ये स्कीम की खासियत क्या है? स्कीम में एक्सपोर्टर्स आर रिफंडेड द सेंट्रल, स्टेट और लोकल ड्यूटीज और टैक्सेस और लेवीज दैट दे पे फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स which are not covered under any existing duty remission scheme। ड्यूटी रेमिशन स्कीम का मतलब होता है टैक्स में छूट। ठीक है, सिंपल सा फंडा है कि इसमें वो सारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, है ना, उनको वो टैक्सेस या ड्यूटीज़ वापस कर दिया जाता है जो सेंट्रल, स्टेट या लोकल म्यूनिसिपैलिटी वगैरह द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, तो फिर इसमें कौन कौन से टैक्सेस और ड्यूटीज़ आते हैं? इसमें मेनली जो टैक्सेस और ड्यूटीज़ आते हैं ना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, यानी कि आपने किसी चीज़ का मैन्युफैक्चर किया एक्सपोर्ट करने के लिए, बिजली का इस्तेमाल किया, तो फिर बिजली पे भी ना टैक्स लगता है। ठीक है, वो टैक्स वापस हो जाएगा। वैट वापस हो जाएगा किस पे? फ्यूल्स यूज इन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो सामान आप बना रहे हो एक्सपोर्ट करने के लिए, सामान का ट्रांसपोर्टेशन होगा ना, तो फ्यूल पे खर्चा होगा, तो वो खर्चे जो होता है उस पर लगता है आपका वैट, वो आपको वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, ये तभी वापस होता है जब आप सामान को एक्सपोर्ट कर लेते हो, उसके बाद होता है, रिसिप्ट दिखाना पड़ता है, फिर आपको ये पैसे वापस मिल जाएंगे। स्कीम को कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है? इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, जो आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसको ये। तो CBIC
RODTEP का इम्प्लीमेंटेशन करता है भारत में। फिर दूसरा जो स्कीम है वो है ROSATL। इसको लॉन्च किया गया था 7 मार्च 2019 को और ये एक्सपायर कब कर रहा है, 31 मार्च 2026 को। ये जो स्कीम है ना ROSATL, ये टैक्स रिइम्बर्स करता है एक्सपोर्टर्स, ठीक है, टेक्सटाइल के। टेक्सटाइल में भी कौन, जो रेडीमेड गारमेंट्स और मेड अप आर्टिकल्स का एक्सपोर्ट करते हैं। गवर्नमेंट क्या कहता है, आपको एक्सपोर्ट करना है रेडीमेड गारमेंट्स और मेड अप आर्टिकल्स का, आप इंपोर्ट कर लो। आप इंपोर्ट क्या कर सकते हो, कॉटन होगा अच्छी क्वालिटी का, मशीन्स वगैरह होगा, इंपोर्ट कर लो। फिर उसका बनाओ रेडीमेड गारमेंट्स। तो जब रेडीमेड गारमेंट्स बनाओगे तो और सारा भी तो टैक्सेस देना पड़ता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का जो टैक्सेस वगैरह होता है वो सारा आप इसमें पे करो। आप फिर उस सामान का एक्सपोर्ट कर दो, फिर इसके बदले आपको हम रीइम्बर्स करेंगे। आपको दिया जाएगा एक पेपर का टुकड़ा जिसको कहा जाता है ड्यूटी ट्रांसफरेबल स्क्रिप्ट्स, आपको दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि भाई आपका टैक्स रिइम्बर्स कितना हुआ है, 100 रुपये का सपोज करो। ये जो है ना ये ट्रांसफरेबल है। इसका मतलब अगर एक्सपोर्टर ए उसने एक्सपोर्ट किया और ROSATL स्कीम के तहत 100 रुपये का उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये पर्ची मिल गई कि आपका ये टैक्स रिबेट है, ये क्या करेगा, ये चाहे ना तो ये इसको बेच सकता है बी को, ठीक है, ट्रांसफरेबल है, वो बी को बेच सकता है या खुद अपना पास रखे। तो फिर इसका इस्तेमाल क्या होगा, जब अगली बार ए या बी इंपोर्ट करेंगे ना रेडीमेड गारमेंट्स या मेड अप आर्टिकल्स के लिए, तो फिर उस पर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी होता है उस कस्टम ड्यूटी को ये स्क्रिप्ट के द्वारा पे कर सकते हैं। इसका मतलब लगभग उसका इंपोर्ट क्या हो जाएगा, फ्री सा हो जाएगा, या इंपोर्ट में बहुत ही कम उसको टैक्स देने पड़ेंगे। यही होता है ROSATL। ROSATL जो है ये टेक्सटाइल सेक्टर के लिए है, ठीक है। RODETP जो है वो जनरल एक्सपोर्टर के लिए है। आपने सुना ही है कि इंडिया पे बहुत ज़्यादा दबाव है डोनाल्ड ट्रंप का कि वो रशियन ऑयल ना खरीदे। भारत वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रशियन ऑयल जो है वो खरीदता कौन है, चाइना। सेकंड नंबर पे इंडिया। अमेरिका कहता है कि रशियन ऑयल नहीं खरीदोगे तो रशिया के पास पैसे नहीं आएंगे और यूक्रेन में वो वॉर नहीं कर सकता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साफ कहना है जहां हमें सबसे सस्ता तेल मिलेगा हम वहां से खरीदेंगे, क्योंकि सस्ता तेल होगा तो हमारी इकॉनमी के लिए फ़ायदेमंद होगा और हमारे देश में भी तेल सस्ता होगा। इसी पे दोनों देखो चल रहा है। अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया था कि रशिया के जो टॉप 2 ऑयल कंपनी हैं, रोजनेफ्ट, ठीक है, एंड लुकोइल, उस पर लगाया जाएगा सैंक्शन और उन सब्सिडरी कंपनीज पे भी सैंक्शन लगाया जाएगा जिसमें इन दोनों कंपनी का स्टेक 50% या उससे ज़्यादा है। ये लागू होने वाला है 21 नवंबर से, इस महीने का, ठीक है। तो फिर बहुत सारी कंपनी, जैसे न्यूज़ भी आ रहा था रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने दूसरी जगह से भी तेल खरीदना शुरू कर दिया है, लेकिन भारत की जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है इंडियन ऑयल, उसने कहा कि हम और तेल खरीदेंगे रशिया से। जाने दो, उसका कहानी अलग है। पहली इंडियन कंपनी जिसने ऑफिशियली ये घोषणा किया है कि वो रशिया का ऑयल नहीं खरीद रहा है डोनाल्ड ट्रंप के सैंक्शन के धमकी के बाद, उस कंपनी का जो नाम है ना वो है HPCL मित्तल एनर्जी लिमिटेड, HEML लिमिटेड। ये पहली कंपनी है, इसलिए हम इसको याद कर रहे हैं। थोड़ा सा HPCL मित्तल एनर्जी के बारे में जान लें। HPCL मित्तल एनर्जी लिमिटेड या HMEL, ये इसका एक रिफाइनरी है भटिंडा पंजाब में, जिसका नाम है गुरु गोबिंद सिंह रिफाइनरी। स्टैटिक पोर्शन रहेगा ये। भारत में गुरु गोबिंद सिंह रिफाइनरी कहाँ है, भटिंडा पंजाब। HEML जो है ये जॉइंट वेंचर है HPCL का, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। और एलन मित्तल नाम सुना होगा, अधिकतर इन्होंने स्टील में पैसा कमाया है। उनकी कंपनी है मित्तल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। ये लक्ष्मी मित्तल की कंपनी है, लेकिन मित्तल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड है ना, वो बेसिकली रजिस्टर्ड है कहाँ पे, लग्जमबर्ग। ये एक यूरोपियन कंट्री है। तो HPCL मित्तल एनर्जी लिमिटेड ये जॉइंट वेंचर है HPCL का और मित्तल एनर्जी का।
ठीक है, दोनों इस कंपनी में होल्ड करते हैं 59% शेयर ईच, यानी कि HPCL के पास 49% शेयर्स है, मित्तल एनर्जी के पास 49% शेयर्स है, बाकी जो आपका 2% है दूसरों के पास है। ये थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन है, ये याद रखना है इसमें। आज की वीडियोस के कुछ MCQs देख लें। जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछते हैं, कोशिश वही किया गया उसी तरह से आपको बना के दिया जाए। What does E stand for in RODT EP scheme? E का मतलब क्या है? एमिशन, एम्बेडेड, एक्सपोर्ट, एनहांस्ड, नन ऑफ दिस। ये तो बहुत आसान है आपका, इसीलिए दिया क्योंकि आप मेंटली तैयार रहो, इस तरह के क्वेश्चंस आपके आएंगे एग्जाम्स में, तो फिर आप धीरे धीरे उस तरह से पढ़ना शुरू कर दोगे, वो हैबिट बन जाएगी। आंसर क्या है? एक्सपोर्ट। सेकंड, which of the following has suggested to the government of India to create a sovereign-backed India Strategic and Development Fund to strengthen India's productive capacity at home while securing critical economic and strategic interest abroad? किसने सजेस्ट किया इंडिया को कि आप इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड डेवलपमेंट फंड बनाओ? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी CII, ऑप्शन सी फिक्की, ऑप्शन डी एसोचैम, ऑप्शन ई RBI। आप जानते हो आंसर क्या है? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII। The Government of India has allowed export of how much quantity of sugar in the 2025-26 sugar marketing season? A 10 lakh tons, B 15 lakh tons, C 20 lakh tons, D 5 lakh tons, E none of these। आंसर क्या होगा? बी कितना है? 15 लाख टन्स। जबकि आप जानते हो 24-25 में गवर्नमेंट ने अलाउ किया था शुगर मिल्स को, आप 10 लाख टन तक का एक्सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन एक्सपोर्ट कितना हुआ था? अराउंड 8 लाख टन्स। ठीक है। व्हाट इज SIP एज यूज्ड इन द कैपिटल मार्केट? ठीक है। A special investment plan, B systematic investment plan, C staggered investment program, D sweeping investment plan, E none of these। SIP फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, बी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। याद रखना SIP किससे रिलेटेड होता है? म्यूचुअल फंड। ये भी बहुत रिपीट करता है। रिलेटेड होता है किससे? म्यूचुअल फंड से रिलेटेड होता है। और फिफ्थ, which is the first Indian oil refining company that has announced that it will stop buying Russian crude oil after the United States imposed sanctions on the Russian oil companies Rosneft and Lukoil? Option A Indian Oil Corporation, option B Reliance Industries Limited, option C BPCL, option D SPCL Mittal Energy Limited, option E none of these। जानते हो ऑफिशियली अनाउंस करने वाला है HPCL मित्तल एनर्जी लिमिटेड। आज के वीडियो में इतना ही है। ठीक है, MCQs भी है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना, वो अपलोड कर दिया जाएगा, आप उसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।